काशीराम जी। कौन सा काशीराम राणा या राणा में अध्यक्ष जी। 23 तारीख को बहुत बड़े पैमाने पर इस सदन में दलित प्रेम का प्रदर्शन हुआ। दलित प्रेमी मेरे पास भी आए, मुझसे कहने लगे कि आप चिल्लाते क्यों नहीं हैं? जब सब हम लोग चिल्ला रहे हैं, हम दलित नहीं हैं फिर भी चिल्ला रहे हैं, तो आप क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं? हम सदन के वेल में खड़े हुए हैं, तो आप क्यों वेल में नहीं आते हैं? मैं चुप रहा, लेकिन कुछ साथियों ने कहा कि कहीं बीजेपी के दबाव में तो ऐसा नहीं हो रहा है। जिन साथियों ने मुझे कहा कि बीजेपी के दबाव में शायद ऐसा हो रहा हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कांशीराम में और महाराष्ट्र के दलितों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कांग्रेस के साथ भी समझौता किया है, उनके दबाव में नहीं आया हूं। मैंने बीजेपी के साथ समझौता किया है, दबाव की कोई बात नहीं है। बीजेपी अगर बुरा काम करती है तो मैं उसको भी कंडम करता हूं, उसके बारे में भी सोचता हूं। कम करता हूं, सोचता ज़्यादा हूं। तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, चिल्लाना उतना ज़रूरी नहीं है। दलित प्रेमियों ने जो 23 तारीख को दलित प्रेम दिखाया और मुझसे भी कहा कि मुझे भी चलाना चाहिए, और यही नहीं, बहुत से पेपरों में भी ये बात आई कि कांशीराम को दलित प्रेम नहीं है, इसलिए वो महाराष्ट्र के बारे में चुप है। मैं महाराष्ट्र के बारे में चुप नहीं हूँ। महाराष्ट्र में जाकर मैं बहुत कुछ बोला हूँ। मेरी बात महाराष्ट्र के दलितों ने नहीं सुनी है, इसलिए उनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। पिछले 50 साल से ये दिन देखना पड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे किसी और का रहा हो। अगर उन्होंने मेरी बात मानी होती तो मैं शायद मुझे इस सदन में बोलने की ज़रूरत ना पड़ती। अब मैं इस सदन के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के दलितों को सलाह देना चाहता हूं, जो मैं महाराष्ट्र में जाकर दिया करता था। वो सलाह क्या है कि महाराष्ट्र में अगर ऐसी बातें, ऐसी वारदातें अगर बाहर के बेलची और पिपरा में होती हैं तो बात समझ में आती है। अगर उत्तर प्रदेश के आगरा में होती है तो भी बात बुरी नहीं लगती है। लेकिन अगर इस किस्म का दलितों के ऊपर अन्याय महाराष्ट्र में होता है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो बबरूहान गवई की आंखें निकालने का काम हो, जो मैं महाराष्ट्र में खुद अपनी आंखों से देखा है, और चाहे वो यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, यूनिवर्सिटी के नामकरण से संबंधित हो, या आज की जो वारदात है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में होती हैं तो मुझे अफसोस होता है। अफसोस क्यों होता है? शिवसेना भाजपा की बात कर रहा हूँ मैं शिवसेना भाजपा की बात कर रहा हूँ। जो आज हो रहा है, जो आज हो रहा है उसका मुझे दुख है। जो आज हो रहा है उसका मुझे दुख है, मैं उसको कंडेम करता हूँ। अभी अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि जिनके साथ आपकी दोस्ती है उनके उधर होम मिनिस्टर हैं, उनके उधर होम मिनिस्टर है। मेरी दोस्ती कांग्रेस के साथ भी रही, उनके भी होम मिनिस्टर रहे हैं, सेंटर में भी रहे हैं, स्टेट में भी रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर हमारी दोस्ती, किसी दोस्त अगर होम मिनिस्टर अगर गलत बात करता है तो मैं उसको भी कंडेम करता हूँ।
लेकिन मैं कंडम करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं तो एक बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि अगर ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में होता है, ऐसी वारदातें होती हैं तो हम उसके आदी बन चुके हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में दलितों पे अन्याय होता है, उसके हम आदी बन चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, तमिलनाडु में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तमिलनाडु में भी दलितों की बहुत हत्याएं हो रही हैं। उसका भी हमें दुख होता है। दुख क्यों होता है कि तमिलनाडु में पेरियार का आंदोलन चला है। पेरियार 1924 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। 1924 में जब नारायण गुरु के चेलों ने जब वैकम का सत्याग्रह शुरू किया तो पेरियार उनकी मदद के लिए वैकम में, केरला में पहुंचे। जब पेरियार वैकम पहुंचे तो गांधी जी जो तिलक के बाद जो कांग्रेस के कारोबार को देख रहे थे, तो उन्होंने पेरियार से कहा कि ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा आज़ादी का है। हम आज़ादी चाहते हैं, अंग्रेज़ों को निकालना चाहते हैं, हम छुआछूत को दूर नहीं करना चाहते हैं। ये हमारे एजेंडे में नहीं है। देश आज़ाद हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा क्या करना है, लेकिन आज तो हमें अंग्रेज़ों को निकालना है। तो पेरियार ने 1924 में कांग्रेस छोड़ी। मैं उसको क्यों मानता हूँ, उनकी ज़्यादा आदर क्यों करता हूँ कि उन्होंने एजेंडा बदला। उन्होंने कहा कि अगर ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है तो मैं इसी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहना चाहता हूँ। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की। पेरियार ने और बहुत से काम किए होंगे जिनसे मैं सहमत ना हूँ, लेकिन उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है उसका मैं और मेरी पार्टी उसका बहुत आदर करती है। तो इसी तरह से महाराष्ट्र में जहाँ फुले, शाहू, अंबेडकर, तीन महापुरुषों ने 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल लंबा संघर्ष किया। किस चीज़ के लिए किया? सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए शूद्र और अति शूद्र को, शेठ जी भट्ट जी का मुकाबला करने के लिए जो 108 साल की कोशिश हुई और वो कोशिश बेकार गई है। जो महाराष्ट्र में पिछले 50 साल से हुआ है उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि वो कोशिश कामयाब नहीं हुई है। वो कोशिश क्या थी? उनकी कोशिश थी कि राजनीतिक परिवर्तन से पहले सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन जरूरी है। अंग्रेज़ों को निकालने से पहले हमें समाज व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को सुधार देना चाहिए। लेकिन आज आज़ादी के 50 साल बाद जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो आज तक भी हम लोग सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधार नहीं पाए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 25 नवंबर 1949 को कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी के बगैर कामयाब नहीं हो सकती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हमने अचीव कर ली है, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी आज भी नहीं है। मुझे ये दुख होता है कि महाराष्ट्र में जहाँ फुले, शाहू, अंबेडकर ने 108 साल लंबा अटूट संघर्ष किया, वहाँ भी आज सोशल डेमोक्रेसी नहीं है। सोशल डेमोक्रेसी ना होने के कारण आज भी जाति के आधार पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसके जिम्मेवार कौन है? मैंने पहले कहा है कि मैं दलितों को बड़ा भारी जिम्मेवार समझता हूँ, क्योंकि दलितों ने जो अंबेडकर के स्टैचू लगाए हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो उन्होंने अंबेडकर की मूवमेंट को ख़त्म किया है वो गलत हुआ है। अंबेडकर की मूवमेंट से जुड़ना चाहिए था, पुतलों से नहीं। उनके पुतलों से जुड़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था जितना अंबेडकर की मूवमेंट को कामयाब बनाना ज़रूरी था।
मुझे कांग्रेस के बारे में ये अफसोस है कि मैं 1971 में पूना में था। पूना में गाडगे महाराज धर्मशाला में एक समझौता हुआ, अंबेडकर की पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी का और कांग्रेस का समझौता हुआ। उस वक़्त 521 मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे। 521 में से 520 कांग्रेस लड़ेगी और एक रिपब्लिकन पार्टी लड़ेगी, ऐसा समझौता हुआ। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा समझौता किया कि 520 कांग्रेस लड़ेगी और एक रिपब्लिकन पार्टी लड़ेगी। और जब वो गाडगे महाराज धर्मशाला से बाहर आए तो दादा साहब गायकवाड़ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, श्री मोहन धारिया कांग्रेस की पार्टी की तरफ से बाहर आकर उन्होंने ऐलान किया कि आज बहुत चांगला झाला है, बहुत अच्छी बात हो गई है। आज जो समझौता गांधी और अंबेडकर में उनके जिंदा रहते नहीं हुआ, आज 1971 में उनके चल बसने के 15 साल बाद ये समझौता हुआ है। मुझे बहुत बुरा लगा कि इस समझौते में गांधी को 520 सीटें मिली हैं और अंबेडकर को 1 मिली है। ये समझौता हुआ है, 15 साल बाद हुआ है। अब 15 साल बाद जो ये कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी का, गांधी और अंबेडकर का जो समझौता हुआ है, ये अच्छा नहीं हुआ है। मैं महाराष्ट्र छोड़कर चला आया। मुझे ऐसा लगा कि भाई, मैंने जो रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे, मैं कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा करके उनको देता था और मैं उनसे कहता था कि भाई इस मूवमेंट को मत छोड़ो। वो कहते थे कि इस मूवमेंट के चलते हुए हम एमएलए नहीं बन सकते हैं, हम एमपी नहीं बन सकते हैं, हम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। तो मैं उनसे कहता था कि एमएलए एमपी बनना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये मूवमेंट को चलाना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आज क्या है, आज उन लोगों का जो अंबेडकर के लेफ्टिनेंट थे, आज उनका शायद 1 एमएलए है 288 में से, शायद 1 भी नहीं है, हो सकता है कि 1 हो। लेकिन तो इस किस्म के समझौते के कारण और इस किस्म के उनके रवैये के कारण आज शायद उनका 1 भी एमएलए नहीं है। एमएलए बनने के लिए उन्होंने अंबेडकर की मूवमेंट को, मिशन को ख़त्म किया, लेकिन आज उनका 1 भी एमएलए एमपी नहीं है। मैं उधर से महाराष्ट्र से उखाड़े हुए पौधे को लेकर उत्तर प्रदेश में आया। उत्तर प्रदेश में वो पौधा लगाया। आज उत्तर प्रदेश में 11 लोकसभा के एमपी हैं और आज 3 राज्यसभा के हैं और 8 एमएलए हैं। फिर महाराष्ट्र में जाकर मैं उनके पास पहुंचा कि देखो भाई, अंबेडकर को मानकर, फुले को मानकर, शाहू को मानकर एमएलए एमपी बना जा सकता है। जब उत्तर प्रदेश में बन सकते हैं, पंजाब में बन सकते हैं, मध्य प्रदेश में बन सकते हैं, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं बन सकते हैं। आप इस मूवमेंट को मत ठुकराओ। ये जो मूवमेंट है, सामाजिक परिवर्तन की और आर्थिक परिवर्तन की जो मूवमेंट है,
से काम नहीं होगा, करने से काम होगा। उत्तर प्रदेश में तो आर्थिक परिवर्तन मैं आया तो है आज भी बोलने वाला नहीं था। साहब। उत्तर प्रदेश में आर्थिक परिवर्तन आ गया है। मैं वो जो हमने कांग्रेस से वादा किया है वो उनके साथ पूरा किया, जो जिसके साथ भी वादा करेंगे पूरा करेंगे। ओके धन्यवाद। आर्थिक प्रगति सही हो गई है। आप लोगों का गवर्नर का राज हम लोगों ने 5.5 महीने आजमाया है। गवर्नर का राज आप लोगों का ही राज था, ठीक है। तो 5.5 महीने आजमाने के बाद आपका राज हम आजमा रहे हैं। अभी 2 महीने और आजमा ठीक लें। है। श्री 2 महीने और आजमा लें और 2 महीने के बाद हम उनको हाथ में दे देंगे, फिर उनसे आजमा लेंगे। ठीक है पप्पू यादव जी। हम बम्बे में जाने पप्पू से यादव जी, जब मुझे जरूरत पड़ेगी बम्बे में भी चले जाएंगे। ठीक है। काशीराम जी, ठीक है। सुरेंद्र यादव, बम्बे भी जाएंगे।